Hello, welcome to all on my channel EduMust and we are doing Charles Dickens today. मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने अपना जो मास्टर कैडर का पेपर मैंने पीएस टेट टेट सी टेट ओके एंड मास्टर कैडर एग्जाम जो कि पंजाब का गवर्नमेंट एग्जाम है यूजीसी नेट 2 टाइम्स क्लियर किया हुआ है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. सो वी आर ऑलरेडी डूइंग द क्लासेस ऑफ मास्टर कैडर. वो आप चैनल पर देख सकते हो और पूरा जैसे पेड कंटेंट रहता है बिल्कुल उसी तरह का कंटेंट है और बिल्कुल फ्री में आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना देखे वीडियो को और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना. शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में या अपने जो भी इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं. देखिए लिटरेचर की किसी भी एग्जाम के लिए वेदर इट इज यूपीजीआईसी बिहार टीआरई 4.0 या आप किसी भी एग्जाम में चार्ल्स डिकेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो देखिए यहाँ तक जो है हमने जो है अपना जो भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं मास्टर कैडर के हिसाब से या फिर बहुत से राइटर्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं. लिंग्विस्टिक की क्लासेस हमने की हुई हैं. शेक्सपियर, ड्राइडन, मिल्टन, पॉप. सो ये सब राइटर मार्लो बहुत से राइटर हमने कवर किए हुए हैं. आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो. बहुत से इंडियन राइटर्स को भी हमने पहले कवर किया हुआ है जो कि हाल फिलहाल में हम दोबारा से उनको रिवाइज करेंगे. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस वन ऑफ द वेरी फेमस जो बहुत ही फेमस रहे हैं राइटर हमारे पास उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे आज. तो चार्ल्स डिकेंस का टाइम पीरियड जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके वर्क्स के बारे में जानेंगे, इनके जो इम्पैक्ट रहा है इनका हमारे जो 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 भी इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है ना. तो उस सब के बारे में हमारे हमें पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जस्ट वेट. ओके. सो चार्ल्स डिकेंस अभी पढ़ना शुरू करते हैं चार्ल्स डिकेंस को. सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स डिकेंस का जो टाइम पीरियड है वो 1812 से लेकर के 1870 से है. मेरे चैनल पर आपको एक एक टिप्स बताई जाती है. अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो सारी टिप्स नोट्स कैसे बनाएं, किसी भी चीज को एक्सप्लोर कैसे करना है, वो सब पॉइंट्स आपको बताए गए हैं. आप वीडियोस को रेगुलरली चेक करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा. और आपका सपोर्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि मैं जो भी बच्चे जो एग्जाम के लिए या फिर तैयारी नहीं कर पाते हैं, कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी आई थिंक जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी. आपका सपोर्ट रहेगा तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ पाएंगे आपके लिए. सो चार्ल्स डिकेंस 1812 में इनका जो है जन्म हुआ और 1870 में इनको जो है इनका जो एंड टाइम है. ठीक है. सो सबसे पहले इनकी लाइफ को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो इनके वर्क्स हैं वर्क्स में हमको जो है इनका जो है बायोग्राफिकल इन्फ्लुएंस बहुत ही देखने को मिलता है. जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड एक वर्क है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि और वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं वेदर इट इज यूजीसी वेदर इट इज एनी अदर एग्जाम. तो डेविड कॉपरफील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड में इन्होंने अपने आप को एज ए डेविड दिखाया है और अपने फादर को एज ए मिस्टर मिकेवर का कैरेक्टर बहुत क्वेश्चन पेपर में आता है उस कैरेक्टर को दिखाया है. और मिसेस मेकावर जो इनकी मदर है उनकी झलक हमको उनमें दिखाई पड़ती है. तो आप बिल्कुल इनको पढ़ेंगे तो आपको जो ये सफरिंग इन्होंने बचपन में जो भी इनके साथ में हुआ तो उन सब की झलक इनके हमको जो इनके वर्क हैं उनमें हमको दिखाई देती है. स्टार्ट कर लेते हैं. 1812 में इनका जन्म हुआ और पोर्ट्समाउथ में इनका जन्म हुआ और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ. ठीक है. और इनके फादर के जो है 8 चिल्ड्रन थे. 8 बच्चों में से ये एक थे. इनकी जो अर्ली लाइफ है जो स्टार्टिंग की लाइफ है वो उसमें फिनेंशियल हार्डशिप्स बहुत थी बिकॉज इनके फादर को इम्प्रिजन भी कर दिया जेल में डाल दिया गया था बिकॉज क्योंकि वो डेप्ट नहीं अपना पे कर पा रहे थे.
तो उस वजह से उनको जेल में भी डर रहना पड़ा। जस्ट 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत से जो है टर्न्स, अप्स एंड डाउन अपनी लाइफ में देख लिए। मैंने आपको बताया कि जेल हो गई थी और उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ा अपना, और उनको काम करना पड़ा ब्रेकिंग फैक्ट्री में। तो ये जो है ये आपको डेविड कॉपरफील्ड में देखने को, प्लस इनके और भी वर्क्स में झलकियां इनकी देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और ये शू पॉलिश पेस्ट, लेबल पेस्ट करते थे शू पॉलिश स्पोर्ट्स में। और ये ट्रॉमा जो था, एक्सपीरियंस इनके साथ में रहा पूरा जीवन ही कह लीजिए आप। और इसने इनको बहुत ही जो है क्रिटिकल आई सोसाइटी के प्रति। इनके वर्क्स में आपको सोसाइटल जो इनजस्टिस है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है राइज टू फेम। और लेकिन जब इन्होंने अपने वर्क लिखने शुरू किए, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये एक नॉवेलिस्ट है, एक एक्टर है। ठीक है। इन्होंने बहुत से जर्नल्स लिखे, एडिटिंग की। इनके जो दो वर्क जो इन्होंने, जो इनके पीरियोडिकल्स हैं, ठीक है, तो वो भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जब पीरियोडिकल की आपको लिस्ट में प्रोवाइड करूंगी तो वहां पे आप देखेंगे कि इनके जो है 2 से 3 जो है पीरियोडिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगेन एंड अगेन वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो नॉवलिस्ट, एडिटर, जर्नल रिपोर्टर, एक्टर, क्रिटिकल कमेंट्री इन्होंने की है। तो सोशल रिफॉर्मर भी कह सकते हो आप, क्योंकि इनके वर्क्स में हमको सोशल इनजस्टिस बहुत ही दिखाई देता है। तो अभी बात करेंगे इनके फादर की। अगर आप बात करेंगे तो इनके फादर एक नेवी ऑफिसर थे। ठीक है। तो इनके फादर को मैंने आपको बता दिया कि जेल में भेज दिया गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार याद रखनी है। ठीक है। अभी देख लेते हैं कि जर्नलिस्ट रूट। मैंने आपको बताया कि ये जर्नलिस्ट भी थे। जो जर्नलिस्टिक रूट्स रूट्स जो हैं, कि इन्होंने अपना जब करियर को बिगेन किया तो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एंड कोर्ट रिपोर्टर। ठीक है। तो देख रहे हैं आप, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर। तो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इनकी बहुत ही शार्प हो गई। इन्होंने जो है कलाएं सीखी कि किस तरह से आपको किसी भी चीज को है फेमस करना है। मोल्ड मोल्ड आप बोलते हो ना, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप चीजों को डील करना आपको आ जाता है। दैट ही लर्न फ्रॉम इन दैट पीरियड। और अभी इनका लिटरेरी डेब्यू जब हुआ तो डेब्यू वर्क इनका था पिकविक पेपर। इन्होंने राउंड अबाउट 15 वर्क्स इनके आप सीरीज में जो है स्टोरी थ्रू स्टोरी आपको मैं याद करवाऊंगी, और आप खुद भी स्टोरी बना सकते। देखिए इतनी टफ बात नहीं है, लेकिन स्टोरी के थ्रू आप याद करेंगे। और द पिकविक पेपर डेब्यूटेड टू इमीडिएट इमीडिएट एक्लेम, और इसमें इनको बहुत ही पॉपुलर कर दिया। ये था सीरियल फॉर्म में। और इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा कार्टून। ये कार्टून के थ्रू जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन हुई। और यही था इसका टर्निंग पॉइंट। यही था इसका टर्निंग पॉइंट कि जब इन्होंने अपने वर्क में जो है कार्टून्स के थ्रू इसको, कॉमिक आर्टिस्ट थे एक, उनका नाम आप लिख सकते हो, उनका नाम है सेमोर। ये थे कार्टून आर्टिस्ट जिसने इस वर्क में जो पिकविक पेपर है, तो इसकी जो है कार्टून कैरेक्टर इसको, मतलब कार्टूनिस्ट जैसे आप बोल सकते हैं ना, कार्टून की तरह। जैसे आप देखते हो न्यूज़पेपर के साइड में जो नीचे लगे रहते हैं, नारायण जी के जो ब्रदर थे, ठीक है, लक्ष्मण, उन्हों वो भी कार्टून आर्टिस्ट थे। तो इसी तरह से इसका भी कार्टून की तरह ही पिकविक पेपर को सीरियलाइज किया गया। और ये थे विक्टोरियन एरा के। अभी आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज की विक्टोरियन एज में आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एजेस में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी चेंजेस, वो सब आपको पता नहीं। कौन सी क्वीन थी, कौन सी इंपॉर्टेंट मूवमेंट चली, ये सब आपको पता होने चाहिए। आप नोट्स बनाएंगे सबसे पहले तो आप यही लिखोगे, सोशल इम्पैक्ट, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, हिपोक्रेसी बहुत थी, लाइक दैट। एंड क्वीन कौन थी, उस टाइम की पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस तरह से चल रही थी, कौन सी मूवमेंट उस टाइम पे बहुत फेमस हुई, कौन से और राइटर्स उस टाइम पे बहुत से फेमस थे जो जैसे टेनिसन एंड ऑल। तो आप वो लिखेंगे, जैसे कि शार्लेट ब्रॉन्टे। तो इन सब का जॉनरा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। विक्टोरियन एज,
और अगर कोई उसमें वॉर या कोई ट्रीटी हुई है उसके बारे में, कुछ इन्वेंशन हुई है उसके बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, इनकी सबसे पायनियरिंग पब्लिकेशन कौन सी थी जिन्होंने जिसने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया। इन्होंने जब सीरियलाइज्ड ऑर्डर में फिक्शन लिखने शुरू किए, तो यूजिंग ग्रिपिंग क्लिफ क्लिफ हैंगर्स टू कीप अ वास्ट एंड डाइवर्स विक्टोरियन ऑडियंस, तो इंस्टॉलमेंट में ये अपने वर्क्स को पब्लिश करते थे जिससे कि क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। फॉर एग्जांपल अगर आप सीरियल देखते हैं, ठीक है, डेली सीरियल डेली सॉप जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट पे लाकर वो छोड़ देते हैं, फिर आपको उसको, जैसे कि सैटरडे मान लीजिए, फ्राइडे को उन्होंने टर्निंग पॉइंट पे लाके छोड़ दिया और आपको फिर वो मंडे को देखने को मिलेगा, तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। यही जो था क्लिफ हैंगर इन्होंने भी यूज किया, और इसी तरह से अपने वर्क को, पिकविक पेपर को इन्होंने पब्लिश किया, और इससे इनके करियर को बहुत ही ग्रोथ मिली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट। जिन वर्क्स में था वो मेजर वर्क्स, देखिए मैंने आपको बताया डेविड कॉपरफील्ड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट वी शुड नो विद ईयर 1849 टू 50, विद ईयर हमको ये याद रखना है। और ऑलिवर ट्विस्ट जो कि 1837 टू 38 सेकेंड वर्क है। देखिए पिकविक पेपर के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तो वो है ऑलिवर ट्विस्ट, ठीक है। सो जो है ओलिवर ट्विस्ट एक्सपोज द हॉरिफिक कंडीशंस ऑफ ऑर्फनेज, अनाथ आश्रमों में जो भी इतनी गंदी सिचुएशन थी वहां पर, और वहां की जो ब्रूटल रियलिटी है कि चाइल्ड से लेबर करवाया जाता है, और जो लंदन में उस टाइम पे क्राइम थे, उन सबको इन्होंने इस वर्क में जो है इलेबोरेट किया है। सो ये वर्क है 1837 टू 38 का। और पुअर जो है इवल्स को दिखाया गया है, पुअर की सफरिंग्स को दिखाया गया है। इसमें जो हीरो है वो एक पुअर बच्चा है, ठीक है, और वो विक्टिम है सोसाइटी का। फिर उसके बाद में इसमें उन्होंने जो है जो बहुत ही उस टाइम की सिचुएशन जो है, जो बिग हाउस, सॉरी, जो काम करते थे फैक्ट्रीज एंड ऑल में, फैक्ट्रीज का जो कंडीशन है वो भी इसमें दिखाई गई है। सो इस तरह से इस वर्क में जो है आपको कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूंगी कुछ बातें, कि इनके जो इन्होंने जो यहाँ पे आपको मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, कि इन्होंने जो क्रॉनिकल्स लिखे हैं, ठीक है ना, जिन जिन क्रॉनिकल इन्होंने काम किया बेसिकली, तो इन्होंने द मॉर्निंग क्रॉनिकल, ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि मॉर्निंग क्रॉनिकल में इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया है, एज ए जर्नलिस्ट ही वर्क देयर, एज ए जर्नलिस्ट ही वर्क देयर। और इन्होंने स्केचेस बाय बोज, अगर आपको कहीं क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है, स्केचेस बाय बोज 1834 में, तो ये भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद में इनको इन्होंने जो है पिकविक पेपर जो है इनका पब्लिश हुआ, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पिकविक पेपर में इन्होंने फर्स्ट पर्सन नरेशन को यूज किया है, फर्स्ट पर्सन नरेशन को यूज किया है, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑलिवर ट्विस्ट, जो हम पढ़ रहे थे। सो ऑलिवर ट्विस्ट आप लिख सकते हो कि 1837 टू 838 में ये वर्क जो है आ रहा है, और इसका सबटाइटल आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, इसका आप सबटाइटल नोट कर लीजिए जो कि पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पैरिश बॉय प्रोग्रेस, द पैरिश बॉय प्रोग्रेस। क्लियर। अभी हम इनके वर्क्स को लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट वर्क्स पे एक नजर मार ली जाए। तो डेविड कॉपरफील्ड 1849 टू 50 में आया, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसे मैंने आपको बताया जैसे कि मिस्टर मिकावर का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इनके फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी प्रिजन हो जाती है, तो इस तरह से इसमें थीम है पर्सनल ग्रोथ की, हार्डशिप्स की जर्नी दिखाई गई है, चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। दिस इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल,
दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्लीक हाउस जो है 1853 में इसके बाद में आया, और इसमें जो है सटायर किया है इन्होंने इनएफिशिएंसी करप्शन को, बेसिकली इन्होंने करप्शन को इसमें दिखाया है, लीगल सिस्टम में जो करप्शन है उसको दिखाया है, और लीगल रिफॉर्म की इन्होंने बात की है इस वर्क के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इन्होंने अपने कुछ क्रिसमस वर्क्स भी लिखे हैं, 4 से 5 वर्क जो हैं, इन्होंने क्रिसमस वर्क लिखे हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो जेकोब एक कैरेक्टर है इनके क्रिसमस लेगेसी में। क्रिसमस लेगेसी या क्रिसमस कैरोल 1843, ये इनका बहुत ही बिलीवेड और एंड्यूरिंग वर्क था। इसमें टाइमलेस टेल ऑफ एबनीजर स्क्रूज, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। Transformation from a miserly communicant to a benevolent benefactor offered a powerful moral lesson against greed and neglect. बेसिकली आपको इसमें ये याद रखना है कि एबनीजर स्क्रूज इसमें कैरेक्टर है जिसकी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये हमको देखने को यहाँ पे मिला है, और बेसिकली ये फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करते हुए नॉवेल जो है वर्क्स हैं इनके, और नोवेला है ये सब, ये आपको याद रखना है, नोवेला है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट इनमें थीम क्या क्या यूज किए उन्होंने, चैरिटी, फैमिली, गुडविल, स्पिरिट ऑफ गिविंग, और ये इन्होंने इस वर्क में, इन वर्क्स में बात की है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अच्छा अभी इन्होंने हिस्टोरिकल फिक्शन एक लिखा है, ये इनका मास्टरपीस है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है। टेल ऑफ टू सिटीज जो है 1859 का वर्क है, और ये आपको मैं बता दूं, ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय कार्लाइल, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्लाइल है, इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्लाइल, ओके। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्लाइल, और इसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जो आया है दैट इज, टू सिटीज कौन सी हैं, एक तो है लंदन एंड पेरिस, और एक है पेरिस, ये दो सिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें अरिस्टोक्रेसी, जो अरिस्टोक्रेसी को दिखाया गया है, ये देखिए आप, फ्रेंच रेवोल्यूशन को दिखाया गया है। इसमें रेवोल्यूशनरी सेटिंग है क्या, सेट अगेंस्ट द tumultuous backdrop of the French Revolution in London and Paris. The novel explored theme of sacrifice, resurrection, and the human capacity for change. तो इसमें sacrifice, रिसरेक्शन, मिलना बिछड़ना, ये सब बातें इसमें जो है बात हो रही है। इसकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आती है, यूजीसी में तो ये पूछी गई है, ठीक है, और अदर एग्जाम्स में भी ये बहुत पूछी जाती है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रस्ट ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर एक जो है आपकी लिटरेरी टर्म जो है, डिवाइस, वो भी यूज हो रही है, तो आप बताएंगे कमेंट में कौन सी डिवाइस या टर्म यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि ये देखिए बेस्ट, रस्ट, ऑपोजिट, ठीक है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द रस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हो रही है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दिस अनफॉरगेटेबल ओपनिंग परफेक्टली, और ये ओपनिंग लाइन है, तो वैसे ही हमारे लिए ओपनिंग लाइंस जो होती हैं वो किसी भी नॉवेल की इंपॉर्टेंट होती है। सो इसमें थीम है हिस्टोरिकल ऑफ कोर्स, ठीक है, और इसमें जस्टिस की बात हुई है, सोशल अपहेवल की बात हुई है, इंडिविजुअल के रोल जो हिस्टोरिकल इवेंट में रहता है उन सब की इसमें बात हुई है। अभी बात करेंगे टेल ऑफ टू सिटीज में के कैरेक्टर्स की। टेल ऑफ टू सिटीज में सिडनी कार्टर नाम का एक कैरेक्टर है, यहाँ पर आप लिख सकते हो सिडनी कार्टर, सिडनी कार्टर नाम का इसमें कैरेक्टर है, और दो कैरेक्टर इसमें आपको दिखाए जाएंगे। तो इसमें जो है सिडनी कार्टन कैरेक्टर है, फिर इसमें एक कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि जेल में था, डॉक्टर मैनेट, डॉक्टर मैनेट एक कैरेक्टर है इसमें। इसमें डॉक्टर मैनेट की बेटी जो है लूसी, ये भी एक कैरेक्टर है जो कि मेन हीरोइन है। फिर इसमें कैरेक्टर है जार्विस, जार्विस लोरी, जार्विस लोरी एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें जो सब इम्पोर्टेंट
कैरेक्टर है मैडम मैडम डिफाग। मैडम डिफाग ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। अभी बात करते हैं किस तरह से इसकी स्टोरी थोड़ी सी चल रही है, आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सिडनी कार्डन एक आउटकास्ट है जो कि अपनी लाइफ को दांव पर लगा देता है, जिनको वो प्यार करता है, जिनको वो पसंद करता है, उनके लिए कि किस तरह से अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करता है। चार्ल्स डार्नी जो है वो फ्रेंच का एक नॉवेल है। बेसिकली ये राज परिवार से है। चार्ल्स डार्नी ये हीरो है। लूसी, और आप कह लेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ चार्ल्स डार्नी। चार्ल्स डार्नी जो है वो एक इसका हीरो है और लूसी इसकी हीरोइन है। वो फ्रेंच का जो है ये नॉवेल है। एक डॉक्टर मैनेट है जो कि रिकॉल टू लाइफ, ठीक है, वो इम्प्रिजनमेंट, मतलब डॉक्टर मैनेट जो है वो जेल काट रहे हैं, और उनकी एक डॉटर है दैट इज लूसी जो कि इसकी हीरोइन है। जार्विस लोरी जो है वो एक अच्छा इंसान है, ओल्ड फैशन्ड है, क्लर्क है इन द बैंकिंग हाउस, और एक टेरिबल मैडम डिफाक है जो कि हमेशा निटिंग करती रहती है, बुनाई करती रहती है। और कहाँ पे करती है? एट द डोर ऑफ हर वाइन शॉप एंड रिकॉर्डिंग विद द फेरोसिटी ऑफ अ टाइगर लिकिंग इट्स चॉप्स। ठीक है, द नेम्स ऑफ ऑल दोज हु आर मार्क्ड फॉर वेंजेंस। तो ये बुनाई करती है, निटिंग करती रहती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसमें ये प्ले जो है एक आप ट्रेजिक भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें डेथ हो जाती है सिडनी कार्टन की। लंदन और पेरिस के फ्रेंच रेवोल्यूशन को इसमें दिखाया गया है। और ये जो है इसमें पिक्चरेस्क्यू स्टाइल उसने यूज किया है, मतलब पिक्चर्स आपको, इमेजरी आपको, पूरी सेंटिमेंट्स, पूरा ड्रामेटिक एपिसोड इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। पूरा जो है सीन, लाइट्स, आपको सब ऐसा महसूस होगा कि इसमें जो हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इस तरह का इसमें सीन है। ठीक है, तो ये है थोड़ी सी स्टोरी इसकी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो वर्क्स हैं जो आपको पहले ही बता दिए गए, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है। नेक्स्ट है डिकन्स का स्टाइल कैसा है, उसकी थीम। डिकन्स का जो कैरेक्टर है उसमें वो विविड कैरेक्टर्स को यूज करता है जो आपको लगता है कि आपके ही लाइफ के जो सामने है। इसके जो विलन कैरेक्टर थे फेगिन, मिस हैविशॉम, ठीक है, जो कि टाइम, इसके घर की सारी घड़ियां एक ही टाइम पे फिक्स हैं, व्हाइट गाउन ये पहन के रखती है। टू अ काइंड हार्टेड बोब, एक विलन कैरेक्टर भी है इसमें फैगिन और मिस हैविशम जैसे, और काइंड हार्टेड भी है बॉब जैसे, पिप जैसे काइंड हार्टेड कैरेक्टर भी है इसमें। नैरेटिव ब्लेंड में अगर बात करें तो इनके वर्क्स में आपको ह्यूमर भी दिखेगा, डीप पैथोस, दुख भी मिल जाएगा, सोशल क्रिटिसिज्म जैसे जस्टिस की बात करते हैं वो भी सब मिल जाएगा। तो सभी तरह का नैरेटिव ब्लेंडिंग इनके वर्क्स में हमको देखने को मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं डिकन्सियन स्टाइल। पॉवर्टी, क्लास डिस्पैरिटी, जो कि विक्टोरियन पीरियड में इनइक्वालिटी स्टेब्लिश थी, उसको भी दिखाया जा रहा है। चाइल्ड के हकों की प्रोटेक्शन की इन्होंने बात की है। मोरल रिडेम्पशन की, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ऐसा भी इनके वर्क्स में हमको देखने को मिल जाता है। पर्सनल लाइफ इनकी ऐसी थी कि पर्सनल लाइफ ही इनकी बहुत, स्टार्टिंग लाइफ जो है इनकी अच्छी नहीं थी। डिकन्स पर्सनल लाइफ फेस इट्स शेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी इनकी स्टार्टिंग लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज थी। 1836 में इनकी मैरिज हुई थी कैथरीन होगार्ट से, जिनके साथ में इनके 10 चिल्ड्रन थे। एंड काफी टाइम तो ये ठीक चली मैरिज, लेकिन बाद में इसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी और इसमें बहुत सी फ्रस्ट्रेशन जो है भर गई थी। और इनकी लेटर जो लाइफ है, रिलेशनशिप, एक्ट्रेस, क्योंकि ये एक्टर भी थे, तो एक्ट्रेस एलन टर्नर के साथ में इनके रिलेशन रहे थे, जो कि काफी प्राइवेट इन्होंने रखा उस बात को। और इनको डिफिकल्टीज तो आपको पता ही है स्टार्टिंग से रही थी, किस तरह से इनको ट्रॉमास रहे। ठीक है, सोसाइटी में इनको जो इनके फादर के साथ में हुआ, तो इस तरह से इनकी लाइफ जो काफी उथल पुथल थी। अच्छा, डिकन्सियन टर्म जो है
entered the lexicon used at describing grim social condition। और डिकन्सियन आप पढ़ते ही समझ जाते हो कि इसमें क्या बात होने, अगर स्टाइल किसी का डिकन्सियन तो आप समझ जाएंगे कि वो किस बारे में बात करने वाला है। वो सोशल सोसाइटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, सबके बारे में बात करने वाला है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और ही पास्ड अवे इन 1870 एंड पॉइट्स कॉर्नर में इनको जो है, वेस्टमिनिस्टर एवे में इनका जो है, ही लाइक टू रेस्ट देयर। एंड अभी भी इनके वर्क्स को जो है काफी सेलिब्रेटेड ये राइटर रहे हैं। इन्होंने वर्क्स बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। सो ये सब तो आपको पता ही है, ये तो ये सब आपको पता है। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आप जो है इनके वर्क्स को है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट वेट। सो अभी इनके वर्क्स को आप वन बाय वन लिख लीजिए यहाँ पर। सो फर्स्ट इनका वर्क है जो कि आपने पढ़ा कि पिकविक पेपर। ठीक है। फर्स्ट इनका वर्क जो रहा पिकविक पेपर। देन इनका जो सेकंड वर्क था, इसका जो सेकंड वर्क था, द एडवेंचर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है। ये 1838 में आया, 37 38 में लिखा गया, और इसका आपको सबटाइटल मैंने लिखवा दिया, वो भी आप लिखेंगे यहाँ पर। थर्ड इनका जो वर्क था डॉम्बी एंड सन्स, 1848 में इनका ये वर्क आया। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है इनका। फिर आया डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है। जो कि 1850 में हमने पढ़ा। नेक्स्ट था बर्न बाय रेज, अ टेल ऑफ द राइट ऑफ 18, अ टेल, ये 1841 का था। इसका सबटाइटल था अ टेल ऑफ रायट ऑफ 1841। ठीक है। नेक्स्ट इनका जो वर्क था द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शो। ठीक है। नेक्स्ट है इनका ब्लीक हाउस। नेक्स्ट था इनका हार्ड टाइम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्क, हार्ड टाइम्स 1854, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अगेन इंपॉर्टेंट वर्क, the work in which there is a character called Pip, which is a good character. Great Expectation 1860 to 1861. Next work is Little Dorrit. Little Dorrit 1857। ठीक है। नेक्स्ट वर्क इनका रहेगा निकोलस निकलबाय। निकोलस निकलबाय। ठीक। और इनका वर्क था एट द मिस्ट्री ऑफ, ये इनका लास्ट वर्क था, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड।
ये लास्ट वर्क है, इट इज 70 का, और ये अनफिनिश्ड भी है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राइटर का। और शॉर्ट स्टोरीज आपको बताई, क्रिसमस कैरोल, तो ये है इनकी शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा से बात कर लेते हैं इन वर्क्स में क्या ये बात कर रहे हैं। तो जो हमने पढ़ लिया उनको छोड़ देंगे, जो नहीं पढ़ा उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवेंचर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट में जो है चाइल्ड सेंटर की जो बात हो रही है कि चाइल्ड्स को कैसे लेबर करवाया जाता है। डॉम्बी एंड सन इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है यूरिया हीप, ये किसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। बान बाय रज में मैंने आपको बताया टेल ऑफ राइट ऑफ 41 जो है, इसमें मास्टर हम्फ्री की जो क्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर हम्फ्री की जो क्लॉक है वो, सॉरी, ये जो यूरिया हीप है ये डेविड कॉपरफील्ड में ही है और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। और जो बात कर रहे हैं हम बान बाय रज की, तो इसमें मास्टर हम्फ्री की क्लॉक है। ठीक है, और ये सब बातें इसमें हो रही हैं। नेक्स्ट इज ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये फर्स्ट हिस्टोरिकल टेल है, फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क है इनका, हिस्टोरिकल वर्क है। ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आप बोल सकते हो कि एक जो है इसमें कैरेक्टर है पिप, पिप एक कैरेक्टर है, और ये बिल्डंगस रोमान, आप इसको मतलब कैरेक्टर जो है इधर से उधर जो जर्नी उसकी चलती रहती है, दैट इज बिल्डंगस रोमान, ये एक टर्म है। लिटिल डोरिट जो है 1857 का वर्क है, इसमें एमी डोरिट है। ठीक है, एमी डोरिट, एमी डोरिट एक कैरेक्टर है इसमें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है सर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सर कम सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन ऑफिस जो है इसमें एक है, जहाँ पे करप्शन और ग्रीड को जो कि है रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वो इसमें एक अ, बात हो रही है इसमें। ठीक है, जो निकोलस निकलबाय इनका जो एक वर्क है, इसमें जो है एक बोर्डिंग हाउस की बात करी जा रही है इसमें, 18, इसमें बोर्डिंग स्कूल की बात की जा रही है। ठीक है, और जो बताया मैंने कि क्रिसमस कैरल ये एक 1843 का वर्क है, शॉर्ट स्टोरी है। मिस मास्टर ऑफ एडविन रूट जो है 1870 का इनका लास्ट और अनफिनिश्ड वर्क है। इनकी दो मैरिजेस हुई, मैंने आपको बताया जिस तरह से एक मैरिज थी और इनका एक अफेयर था एक्ट्रेस के साथ में, ये आपको पॉइंट्स जो है याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो था हमारे फेवरेट राइटर चार्ल्स डिकेंस के बारे में कुछ कुछ जानकारी। अब हम जो है इनके बारे में जो है, अगर आप इसके जो समरीज को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना एक बार कि अगर आप इसकी सभी स्टोरीज को सीरियल ऑर्डर में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर कोई भी बच्चा इसको पढ़ना चाहता है सीरियल ऑर्डर में, तो इसकी बिल्कुल बकायदा एक एक कैरेक्टर को बिल्कुल विद कैरेक्टर, विद उसकी पूरी स्टोरी, और विद स्टार्टिंग एंडिंग इंपॉर्टेंट लाइंस, सब कुछ यहाँ पे करवाया जा सकता है। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे फिर इसको लेके आएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट जो है हमारा जो राइटर रहेगा उसमें हम मूव कर जाएंगे। सो मेरा पर्पस ये है कि मुझे लगता है कि अगर हम जैसे कि मास्टर कार्ड पंजाब की एग्जाम की बात करें, तो वो जो है लास्ट तक जो है एंड के ईयर के एंड में उसकी वैकेंसीज आउट होने की संभावना है। तो तब के लिए तब तक हमारा सिलेबस भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही बिल्कुल कवर हो सकता है। और जिस भी राइटर की समरी जो इंपॉर्टेंट समरीज रहेंगी उनको भी वन बाय वन जो है बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस में उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और इसको जो है ये मैंने सोचा है कि इसकी जो है शॉर्ट वीडियो में इसकी जो पूरी स्टोरी है उसको बना करके मैं शॉर्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगी। आप वहां से देखना कि कैसे इसका जो है जैसे कि आप बोलेंगे कि पिकविक पेपर को लेने ओलिवर ट्विस्ट गया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा चलो बता ही देती हूँ।
पिकविक पेपर को लेने ओलिवर ट्विस्ट गया, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो पेपर लेने ओलिवर ट्विस्ट गया, ठीक है। वहां पर उसको डॉम्बी एंड उसके सन्स मिले। वहां पर डेविड कॉपरफील्ड भी था, जो कि बर्न बाय जा रहा था, जो कि बर्न बाय जा रहा था। बर्न बाय में ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप थी उसके अंकल की एक, और वहां पर जो है शॉप थी, और उनका हाउस जो था ब्लैक कलर में कलर था, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड ने बताया कि उन्होंने बहुत ही हार्ड टाइम देखा है, और उन्होंने जो है फिर हार्ड टाइम देखा है, और वो अपनी टेल बताने लग गए कि किस तरह से उन्होंने टू सिटीज में अपना जो है लाइफ को जिया है वहां पर। और उनके फादर को उनकी से क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन थी। उनकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था लिटिल डॉरिट, और एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था निकोलस निकलबाई। लेकिन उसने आगे की मिस्ट्री ऐसे ही छोड़ दी। उसने कहा कि वो नेक्स्ट जो मिस्ट्री है वो क्रिसमस पे बताएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से कुछ भी अपने हिसाब से स्टोरी बना करके पढ़ सकते हैं। मैंने तो 2-3 स्टोरीज जो है अपने जब मैंने रन किया था तो मैंने वो बनाई थी। तो आप अगर बोलेंगे तो एक और स्टोरी मेरे पास है, हम वो भी शेयर कर सकते हैं। क्रिसमस कैरोल की जो 5 स्टोरीज हैं उसके लिए अलग से है मेरे पास स्टोरी, और इसके लिए तो मैं अलग से स्टोरी बनाती रहती हूँ, कि दैट के दिमाग में ये फिक्स हो जाए, क्योंकि इसका ऑर्डर पेपर में बहुत आता है, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स आते हैं पेपर में। सो अभी तक के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मास्टर कैडर या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए आगे, और उस टॉपिक पे आपको फुल फ्लेज वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए मास्टर कैडर का प्रेपरेशन हमारे चैनल पर बहुत अच्छी तरह से चल रही है। यूपीजीआईसी के लिए भी ये उतने ही फायदेमंद है जितना कि और किसी एग्जाम के लिए, यूजीसी के लिए भी ये उतना ही फायदेमंद है, ठीक है। सो तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, और नेक्स्ट कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।